अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी गरीब लड़के से हो गई, फिर उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों ये कहानी ज़ारा नाम की लड़की की है। ज़ारा कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक गांव के किसान से कर दी जो मेरी खाला का लड़का था। मैं अपने ऊपर फूट फूट कर न रोती तो और क्या करती। जब मेरा शौहर ग़ुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। मैंने उस पर एक नज़र डालकर हटा ली। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कुछ देर मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। उसकी बात सुनकर मैंने उसके ऊपर तीखी नज़र डाली और कहा, और मैं बहुत बदनसीब हूँ जो मुझे एक जाहिल, गवार और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझसे। मेरे अंदर तो पहले से जहर सा भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी मेरी शादी मेरी खाला के बेटे से कर दी जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ है और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन मेरे इस तरह बात करने पर वो मुझे हैरत से देख रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है ज़ारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीज़ें तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी? मैंने सख्त तेवर अपना लिया और कहा, बात अगर चीज़ों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूं? न तुम्हारे पास अच्छी शक्ल है और ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहकर मैं रोने लगी और वो चुप हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो ताज्जुब से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ज़ारा ये क्या कह रही हो, होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। जब ग़ुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया तो चेहरा पानी से गीला था, शायद रोकर बाहर आया था। उसने मुझसे नज़रें हटा ली और सामने जाए नमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वो ज़मीन पर चादर बिछाए तकिया रखे लेट चुका था। मैं भी बेड पर लेट कर सो गई। काफ़ी दिन गुजर गए, न मैंने ग़ुलाम मोहम्मद से कोई बात की और न ही उसने मुझसे। वो सुबह को खेतों में चला जाता और शाम को थक हार कर घर पहुँचता। उसके मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी ऊबने लगता। मैं उसे बड़ी हक्कारत से देखकर मुंह फेर लेती। ये देखकर वो कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। ग़ुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था और मैं कम खाना खाती थी। ग़ुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ रहा था, इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता ताकि मैं पेट भरकर खाना खा सकूं। वो सुबह का गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा, गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है और उसे पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती थी। मुझे बार बार अपने आशिक अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फ़ोन था वो मेरी माँ ने वापस ले लिया था और यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने का रिवाज नहीं था। ज़ारा कहती है, जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज ख़त्म करके ग़ुलाम मोहम्मद से कहा कि मुझे अपना फ़ोन दो, मैंने अज़हर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर अज़हर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे रो रो कर अपने बारे में बताया। ग़ुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई ख्याल न था। वो खामोशी से चादर ज़मीन पर बिछाए लेट गया। मैं काफ़ी देर अज़हर से बात करती रही। फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। मैं रोज़ाना ग़ुलाम मोहम्मद से फ़ोन लेती और अज़हर से बातें करती। अज़हर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फ़ोन के सिग्नल बार बार कट हो रहे थे।
गुलाम मोहम्मद सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर कोई नहीं सोता था, सब अपने कमरे में ही सोते थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन एकदम किसी ने मुझसे फ़ोन छीन लिया। मैंने देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। वो कहने लगा, बेशर्म औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। धीरे धीरे सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। गुलाम मोहम्मद भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया और बोला, क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कह दिया और कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाज़त से करती है। खबरदार जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया। थोड़ी ही देर में वो सबको समझा चुका था। बात वहीं ख़त्म हो गई। ज़ारा कहती है, मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती, फिर मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती। लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी, फिर कहा, अगर तुम मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इल्ज़ाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर पहली बार मैं लाजवाब हुई थी। वो अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे। लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बात बता दी तो वो सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और अपने शौहर से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे। तुम मेरे पास ही रहना, बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। कुछ दिनों के बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ शहर चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा कि अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं अजहर से निकाह कर लूँगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज़ लफ्ज़ों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, मैं कागज़ी कार्यवाही कर दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अजहर ने ही खोला था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हुई, लेकिन घर में उसके घर वाले नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। ज़ारा कहती है, मैंने खाली सहन देखकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, अंदर आओ, बताता हूँ। मैं अंदर कमरे तक गई तो कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। वो मुझे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अजहर मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने फौरन अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे इस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी गुलाम मोहम्मद के पीछे जा छिपी। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे और गुलाम मोहम्मद से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हजूम लग गया। अल्लाह की करनी ये हुई कि वहां से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाशी में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेच देते थे।
अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नज़रें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी बाज़फ्र निकला। मुझे अपना आप उसके सामने छोटा सा लगने लगा। वो मुझसे पूछने लगा, ज़ारा कहाँ? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था, बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था, बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गुलाम मोहम्मद, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई है। ज़ारा कहती है, ये सुनकर मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी हो रही थी। मैंने अपने शौहर को क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई की थी। 2 दिन तो मैं उससे नज़र भी नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लानत मलामत करती रही। वो अभी भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसको रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज़ आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा था, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ़ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से माफ़ कर दे, लेकिन वो चुप था। देर रात को कमरे में आता और ज़मीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश था, कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर ज़मीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना आला ज़र्फ़ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा कि अब वो ज़रूर मेरी कोताही को माफ़ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो ना जाने क्यों मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ज़ारा बताती है, मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, कुछ तो कहो, आप चुप क्यों हो? मुझे डांट दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं मन्नत समाजत पर उतर आई थी, लेकिन वो खामोश था। हमारी शादी को 6 महीने गुजरे थे। शादी के बाद मेरे लिए जो चुप का ताला गुलाम मोहम्मद ने अपने होठों पर लगाया, वो मेरी मन्नत समाजत और रोना धोना भी खोल ना सका। ज़ारा आगे बढ़ती है कि सुबह को कुछ कागजात उसने मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा था। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, गुलाम मोहम्मद, मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने बिलखने लगी। वो कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इस पर पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। वो कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफ़ी मांग ले, उसे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती। या शायद आदमी सब कुछ सह लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि कागज़ पढ़ सकूं। मैंने सोच लिया था कि रात को गुलाम मोहम्मद के पांव पढ़कर माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं उसके पांव में बैठ गई, गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठ खड़ा किया और कहने लगा, तुम कागज़ पढ़ लेती तो यूं न रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से निकालकर मुझे कागज़ पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज़ देखे तो ज़मीन के कागजात थे, जहां वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी ज़मीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने हैरत भरी नज़रों से देखा कि वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो।
मैं कल शहर जा रहा हूं, कुछ दिनों के बाद लौटूंगा। गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने पर मुझसे साइन करवा लिए। अगले दिन वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार किया था। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम सा मच गया था। शहर से गुलाम मोहम्मद की मैयत गांव में आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। उसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया कि पिछले 2 महीने पहले ही गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ था कि उसे कैंसर है, वो ज़्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पिछले 6 महीने से कौन सा अमल इसे खाए जा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मुझे मेरी सास ने दिया। कहने लगी, ज़ारा, ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया है। कह रहा था गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि खाला, गुलाम मोहम्मद तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल के पास की थी और उसने आगे भी पढ़ाई की थी, साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा खाला के सब बच्चे अनपढ़ होंगे। खाला कहने लगी, तुम्हें गुलाम मोहम्मद बचपन से चाहता था। कहता था, अम्मा, ज़ारा तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो लोगों के सामने उसे शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। मुझ पर तो ये बातें किसी हथौड़े की तरह से लग रही थी। आज तक मुझे गुलाम मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ज़ारा, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है और ज़रूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए कोई ज़रूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला तो अपनी माँ को यही कहते सुना कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से बसने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। मुझे जब भी अम्मा ये कहती कि ज़ारा पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक़ होने लगा। जब वो ये कहती कि ज़ारा को खाने में ये चीज़ पसंद है तो मुझे वही चीज़ें खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था ज़ारा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, हर हालात का डट कर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो शौहर का मान एतबार चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी, इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, वो बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया मुझे पता न चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी न कर सके। तुम आज़ाद हो ज़ारा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी। ज़ारा बताती है कि ख़त पढ़ते हुए मैं जारो कतार रो रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी हरकतों ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई। कहने लगी, ज़ारा ऐसा क्या लिख दिया था उसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है। मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली रह गई। मैं रोते हुए अपने आप से कहती कि काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गुलाम मोहम्मद, तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश कि तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। ज़ारा कहती है कि एक वफ़ा गुलाम मोहम्मद मुझसे निभाकर जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गुलाम मोहम्मद की बेवा हूँ। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत
उसके मरने के बाद की थी। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी यही लगता है कि ग़ुलाम मोहम्मद के इंतकाल को बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका ख़त पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा ज़ख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकती। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम पढ़े लिखे शौहर को हकारत से देखती हैं। खुदारा अपने शौहर की कद्र करें। जितना मुखलिस वो आपसे है, कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। काश ये बात मैंने पहले समझी होती तो शायद ग़ुलाम मोहम्मद आज भी जिंदा